अच्छा, मुझे ना सेशन लाइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो आई विल स्टार्ट देन। इसको बंद करते हैं। सेशन लाइव हो जाए देन वी कैन कंटिन्यू। चलो, एक मिनट। लाइव हो रहा है। जी चले, हमारा सेशन लाइव हो गया। अच्छा, तो लोग हमें पहले से हमारे साथ हैं, तो आप लोगों ने किसी ने भी प्रोजेक्ट करने की ट्राई की? सर्वकाश, आपने की हो ट्राई? यस सर। कौन? सर अभी तो अपने सीवी वाली वीडियो पे चल रहा हूँ। अच्छा, कंप्लीट हो जाएगी तो फिर। चले, ठीक हो गया। अच्छा, और किसी ने प्रोजेक्ट बनाया कुछ किया, कोई वर्किंग वगैरह? अच्छा, तो आज एक तो सर मिर्जान है न्यू हमारे साथ, और कौन न्यू है हमारे साथ जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये सेशन ज्वाइन किया है? हैंड रेस कर दें। ओके। सर रेहान अफजल और सर अली एंड हसीब, आपका भी न्यू सेशन है आज? न्यू अली। नो सर, पहले भी एक दो ली हूँ। अच्छा, तो बेसिकली आज जो न्यू है, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये हमारा फोर्थ वीक है। हमने अब तो हमारा अबाउट आखिरी वीक है, एक दो वीक और रह गए हैं। तो हम वर्क कर रहे थे डीप लर्निंग वगैरह पे, डीप लर्निंग से स्पेसिफिक इमेजेस पे। ठीक है, तो अब अपना हैंड डाउन कर लें सर रेहान। थैंक यू। अच्छा, तो हम वर्क कर रहे थे इमेजेस पे। तो हमने, हमारे सेशन का नाम है डीप लर्निंग विद किरास। ठीक है, तो हमने इसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स की पिछले 3 वीक के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इमेज प्रोसेसिंग को देखा फर्स्ट वीक के अंदर। हमने जिसमें पिलो लाइब्रेरी डिस्कस की, हमने ओपन सीवी डिस्कस की। उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक में हमने प्रोजेक्ट्स को देखा कि हम प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम उन्हें डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं स्ट्रीमलाइन से। ठीक है, स्ट्रीमलाइट से। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को देखा। ठीक है, थर्ड वीक में हमने सीएनएन को देखा डीपली। हमने सीएनएन के सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। हमने सीएनएन को पढ़ा। हमने सीएनएन के आगे जो आर्किटेक्ट पार्ट्स थे, वीजीजी हो गया, लीनेट हो गया, एलेक्स नेट हो गया, रेसनेट हो गया, हमने जो आगे थे उन सबको देखा। ठीक है, तो जी मैम रिता, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने कोई प्रोजेक्ट किया? मैम यू आर नॉट ऑडिबल। नहीं, आप ऑडिबल नहीं है। अच्छा, तो मैम हमारा तारिक, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है? आई थिंक आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है काफी देर से। अच्छा चले। जी।
अच्छा मैम, रिदा ने नहीं किया। मैम हमारा, आप कुछ कहने लगी? जी सर, मैं अभी कर रही हूँ, मतलब बेसिक से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हमने सीएनएन को किया, सीएनएन के आर्किटेक्चर्स को पढ़ा सबको, कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, हम उससे कैसे आर्किटेक्चर बनाते हैं, और किस आर्किटेक्चर से हम क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो नाउ एट दिस स्टेज के जो हमारे साथ हैं उन्हें तो सीएनएन आता होगा, और कुछ जिन्होंने खुद भी किया होगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे एक बार पूछना चाह रहा हूँ कि आपको सीएनएन का पता है, आता है आप लोगों को? अच्छा, अगर नहीं आता तो आप हैंड रेस कर लें। सर यार, मुझसे नहीं आता तो ठीक है। बाकी सर मिर्जान, आपको आता है? आपको आता है, ठीक है। ओके। तो सर मुजम्मिल आप भी नहीं हो हमारे साथ? सर मुजम्मिल, अच्छा चलें, शायद वो नहीं बोल सक रहे। चलें, ठीक है। तो बेसिकली अब कहने का मकसद ये है कि हमने प्री रिक्विजिट्स अपनी कवर कर ली, जितनी हम कर सकते थे। ठीक है। अब जो डीप लर्निंग मुझे पर्सनली करते हुए एक चीज़ जहन में आई, जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कि हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। कुछ लेयर्स हम ऐसी ऐड कर सकते हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज हम ऐसी ऐड कर सकते हैं जिसका हमें नहीं पता होता। ठीक है। और डीप लर्निंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जी मोहम्मद फारूक, आपका कोई क्वेश्चन है? तो सर मैंने तो अभी बस ज्वाइन किया। जी जी। तो मेरे को क्वेश्चन आप, होगा तो आई विल टॉक यू फ्रॉम यू। थैंक यू सो ठीक है। मच। आपका आपका भी फर्स्ट डे है आज इस सेशन जी में? जी। अच्छा ठीक है। तो आपको सीएनएन आता है? सॉरी। सीएनएन आता है आपको? नो सर। ओके, ठीक है। चलें। तो अब सीन ये है कि हमने बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं आ रही होती, हमें प्रॉब्लम्स जब आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें तब पता लगती है कि हाँ, हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट है कि हम किसी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन, पहले तो हमने चीजें की हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिस भी की है हमने, आर्किटेक्चर्स को भी पढ़ा, जिस तरह विजुलाइज करके पढ़ सकते थे। बट अब हम एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं किरास की। ठीक है। अब एक हमारे पास सोल्यूशन ये है कि हम मैं उस डॉक्यूमेंटेशन को पढूं और पढ़ के वो आपको करवा दूं, जो जो मैं वहां से सीख रहा हूँ। बट एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप देखें, तो जब आप एआई में काम करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ काम करना पड़ता है जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू होती हैं। ठीक है। और जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गए, ठीक है, और जब आप उन्हें यूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स बचता है, डॉक्यूमेंटेशन, जिससे आप समझ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ना कोई सोल्यूशन नहीं होता कि मैं उसे कैसे सीखूं और कैसे उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल सर, हम फेस कर रहे हैं ये चीज़ें। एग्जैक्टली मैंने भी ये चीज़ें फेस की। मुझे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करना था, और मुझे उसकी कोई गाइडेंस मुझे नहीं मिली नेट पे ढूंढ के भी ना चीज़ों को, कि मैं उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है। तो जब मुझे गाइडेंस नहीं मिली तो मेरे पास एक ही सोर्स था, डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, जब हम यूज टू नहीं ना होते डॉक्यूमेंटेशन से, तो वो हमें बड़ी डिफिकल्ट लगती है कि हाउ वी कैन, मतलब हम इसे कैसे समझें और कैसे करें। ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा कि अकेले पढ़ना आपको पता है डिफिकल्ट है, तो ये सेशन स्टार्ट करवाया है इसीलिए कि हम इस डॉक्यूमेंटेशन को मिलके पढ़ें और उसको मिलके समझें चीज़ों को, कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और हम उन्हें कैसे अपनी प्रॉब्लम्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। हेयर वी आर इन आईकोड गुरु, और इधर मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग आगे जाना चाह रहे होते हैं अमेरिका एडमिशन के लिए। ठीक है। हम उसको उसके लिए अपने आप की प्रोफाइल्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। अब अगर किसी को नहीं पता तो मेरा कुछ इत्तेफाक भी हुआ, कुछ अमेरिकन लैब्स वर्चुअली प्रोफेसर्स को इंटरव्यू देने का, उसके बाद लैब्स में जाके देखने का कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी देखने का कि हाँ, आजकल क्या काम हो रहा है। तो रिसेंटली मुझे एक प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट दिया और मुझे अगेन उसकी गाइडेंस नहीं मिली। ठीक है।
तो एट द एंड उसका सोल्यूशन यही था कि डॉक्यूमेंटेशन से ही हम चीज़ों को पढ़ें सीखें और देन हम उसको यूज़ कर सकें अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है। तो अब हमारा जितने भी सेशंस के बाकी डेज रहते हैं उसमें हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे किराज की, उधर से पढ़ेंगे और उधर से ही हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। उधर एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें कौन कौन सी फंक्शनलिटीज हमें मिलती हैं। ठीक है। अगर किसी ने कुछ चाह रहा है कि नहीं कोई और तरीका यूज किया जाए तो आई एम ओपन फॉर सजेशन। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि जी सर हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी तो कर सकते हैं कोई। मैम, प्रोजेक्ट्स तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने ना आपको एक प्रॉब्लम बताई थी एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स की। अच्छा, सबसे पहले जो न्यू लोग हैं उनको मैं बता दूं कि वो यहाँ से जाके देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डीप डीप लर्निंग इंट्रोडक्शन, डीप लर्निंग इंट्रोडक्शन। अच्छा ना, एमआईटी की वीडियो है, यहाँ पर होगी, मैंने आगे भी सबको बताई है। एक आप ये वाली वीडियो देख लें जिसमें आपको सबको पता लग जाएगा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। एक ये वाला लेक्चर है, आई थिंक इट्स अबाउट 1 आवर। और इसके बाद ये कन्वोल्यूशनल लेयर वाला नेटवर्क है। अगर आप ये 2 लेक्चर ले लेंगे ना तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अदरवाइज हमारी प्लेलिस्ट खुद की भी पड़ी हुई है आईकोड गुरु पे, जिस पे सेशन सारे पड़े हुए हैं। अगेन यूट्यूब पे ये मैंने बंद कर दी यूट्यूब, तो अगेन यूट्यूब पर ही पड़ी हुई है ये। हाँ, अच्छा, यूट्यूब पे आप आईकोड गुरु को सर्च करें तो वहाँ पे हमारे जितने भी सेशंस हो चुके हैं वहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है। आईकोड गुरु। अच्छा, किसी का माइक ऑन है तो वो सर्वासिक, चलो मैं म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, ये आईकोड गुरु पे जाएंगे ना, यहाँ पर हमारी ना प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। अगर आप उससे भी देखना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू। बाकी उन 2 सेशन से भी काम चल सकता है। यहाँ पे होगी 5 PM डीप लर्निंग विद किरास। तो ये हमारी सारी ना जितने भी सेशंस हुए हैं ना वो सब इधर रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। अच्छा, इज इट ओके? अब मैम प्रोजेक्ट्स की बात है ना, अब डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट एक सेशन के अंदर करना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले दिन से ये चीज बता रहा हूँ कि डीप लर्निंग के जो मॉडल्स को ट्रेन करने का टाइम है ना वो कम से कम 2 से 3 घंटे या 4 घंटे होता है। ठीक है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह ना हम उसको कर सकें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम आप लोग इसको कर सकें। अच्छा, तो अब ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ में इन्होंने कोड एग्जाम्पल दी हुई है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये मुझे प्रोफेसर ने सजेस्ट किए थे कि आप इन प्रोजेक्ट्स को बनाओ, इन पे प्रैक्टिस करो एंड आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब इस प्रोजेक्ट्स में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट्स हैं इमेज क्लासिफिकेशन के। इमेज क्लासिफिकेशन के जितनी तरह भी प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं ना, जो जो चीजें यूज की जा सकती हैं वो सब इधर मेंशन है। ठीक है। उसके बाद इमेज सेगमेंटेशन के प्रोजेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के प्रोजेक्ट हैं, 3D के हैं, इमेज इन्हांसमेंट के हैं, डाटा ऑगमेंटेशन के हैं। मीन्स टू से सब प्रोजेक्ट्स इधर पड़े हुए हैं। आप इट्स वेरी सिंपल, आप इसको सीख भी सकते हैं। इसकी गूगल को लैब फाइल भी मिल जाती है। लाइक इमेज इन्हांसमेंट का है, कन्वोल्यूशनल आउटकम एनकोडर फॉर इमेज इन्हांस इमेज डीनॉइजिंग। ठीक है। तो हाँ, ये देखे ना, यहाँ पे कोड भी सारा मिल जाता है, डाटा सेट भी मिल जाते हैं। डाटा सेट भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इवन ज्यादातर ये डाटा सेट यूज करते हैं किरास के या टेंसर फ्लो के, जो डाटा सेट आते हैं लाइब्रेरी में। तो यहाँ से आपको कोड भी मिल सकता है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ अब ये जो मॉडल्स है ना इनको ट्रेन होने में बहुत टाइम लगता है कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसे कर सकें। तो वहाँ पे आपको जनरेटिव एआई के भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू वर्किंग। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टार्ट से कैसे लेके मैम चलेंगे डॉक्यूमेंटेशन मैम आप डॉक्यूमेंटेशन को देखें ना, कैसे लेके। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डॉक्यूमेंटेशन खुल गई है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आप फंक्शनल एपीआई कैसे बना सकते हैं, आप सिक्वेंशियल मॉडल कैसे बना सकते हैं। सारा कोड इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, हमें सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के समझना है उसे। यहाँ पर देखें ना, सिक्वेंशियल क्लास। अब ना आप 2 टाइप के मॉडल्स बना सकते हैं, एक सिक्वेंशियल बना सकते हैं और फंक्शनल एपीआई बना सकते हैं।
अब ये जब अभी मैं सेशन से पहले इसको पढ़ रहा था तो पता लगा कि सिक्वेंशियल मॉडल का आइडिया है ना। सिक्वेंशियल मॉडल क्या है? सिक्वेंशियल मॉडल वो होता है जिसमें एक के साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेयर्स लगती जाती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि सिक्वेंशियल मॉडल में आप लगा सकते हैं, लेकिन आप सिक्वेंशियल मॉडल में एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट आती है, ठीक है। लेकिन फंक्शनल एपीआई में आप मॉडल्स की डिफरेंट जगह पर जाकर भी इनपुट दे सकते हैं या उसको अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। मेरा एक इंटरव्यू ले रहा था प्रोफेसर, उसने मुझे कहा कि कन्वोल्यूशनल लेयर बनी हुई है, उससे तीनों लेयर्स लगाई हुई थी। कन्वोल्यूशनल लेयर भी लगी हुई थी, पूलिंग लेयर भी लगी हुई थी, और न्यूरल नेटवर्क्स भी लगे हुए थे। अब उसने मुझे आगे कहा कि आप ना इसमें नॉइज ऐड कर दो लेयर्स के दरमियान। तो डेट वाज इंटरेस्टिंग। तो ये जब हम डॉक्यूमेंटेशन पता लगेंगे पढ़ेंगे तो इसमें एक फंक्शन है बैच नॉर्मलाइजेशन का। तो हमें पता लगता है कि वो हमारी वैल्यूज को नॉर्मलाइज भी करता है और लेयर्स के अंदर नॉइज भी ऐड कर देता है, ठीक है। अब नॉइज ऐड करना क्यों जरूरी है? नॉइज ऐड करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा मॉडल ओवरफिट ना हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब हम ये पढ़ेंगे ना, ये डॉक्यूमेंटेशन, तो हमें ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब ये देखें ना, पूलिंग लेयर पढ़ ली, कन्वोल्यूशन लेयर पढ़ ली। अब नॉर्मलाइजेशन लेयर है, प्री प्रोसेसिंग लेयर है, रेगुलराइजेशन लेयर है, जो कि हम अपने मॉडल और आर्किटेक्चर के अंदर इन लेयर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। सर जैसे अब फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, ठीक है, उसने 5 साल डिग्री की है और वो डायग्नोज कर रहा है कैंसर को। फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। हम्म। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यूज कर रही हूँ एआई को और यही कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ही यूज कर रही हूँ, इसे डायग्नोज कर रही हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है? उसने तो मतलब ये मुझसे किसने क्वेश्चन पूछा, तो इसका क्या आंसर हो सकता है? हालांकि हम डाटा जो यूज करें अपने एआई को या मॉडल को ट्रेन करने के लिए वो उन्हीं का यूज कर रहे हैं दिया हुआ। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन दोबारा कीजिए कि क्या उन्होंने पूछा एग्जैक्टली आपसे? सर उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि आप जो है वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज करके जो कैंसर है उसको डायग्नोज कर रहे हो, ठीक है, और हम्म। आपकी एक्यूरेसी भी 100% आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिस डॉक्टर ने 5 साल की डिग्री ली हुई है और वो जो डायग्नोज करा है, क्या आपका ज्यादा बेहतर है और उनका नहीं है? बिल्कुल, हमारे एआई का ज्यादा बेहतर है। आई थिंक इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि ह्यूमन मिस्टेक कर सकते हैं, मशीन मिस्टेक नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आपका मॉडल 100% एक्यूरेसी दे रहा है और वो मॉडल ट्रेन है, ठीक है, तो वो कभी भी उस कैंसर को नहीं कर सकता ओवरलुक, जिसमें भी वो डिटेक्ट कर रहा है उसको, ठीक है। वो उसको कभी भी ओवरलुक नहीं कर सकता अगर वो अच्छे तरीके से ट्रेन है। ह्यूमन आई ट्रेन कर सकती है। और दूसरी चीज, जो कंप्यूटर इमेजेस में से लर्न कर सकता है वो ह्यूमन आई नहीं लर्न कर सकती, ठीक है। हमारे इधर एक सर है, वो अभी कम आते हैं, सर कलीम अनवर। तो वो कंप्यूटर विजन पे काम करते हैं वो उधर। वो कहते हैं कि हम कंप्यूटर विजन को इसलिए यूज कर रहे होते हैं क्योंकि हम उसमें से कुछ ऐसे फीचर्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं जो कि ह्यूमन आई देख ही नहीं सकती, ठीक है। हमारी ह्यूमन आई की भी एक लिमिट है कि वो इस लिमिट तक उन चीजों को देख सकती है। तो ये बियॉन्ड दी लिमिट एक्सेस कर सकती है चीजों को, ठीक है। आई होप सो आपको आंसर हुआ होगा इसका। जी सर, मिल गया मुझे आंसर। हम्म। थैंक यू सर। अच्छा, बाकी माइक कौन है? आपका कोई क्वेश्चन है? चले, और किसी का कोई क्वेश्चन? चले, ठीक है। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट। अब एक बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि इट कैन बी बोरिंग, आप बोर हो सकते हैं। हमने बेसिकली ये इसको पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम बोरिंग से बच सकें। तो बोरिंग से बचने के लिए एक, आई थिंक, डिस्कशन ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब यहाँ से जो हम स्टेप ले रहे हैं ना, यहाँ से हम जो सीख रहे हैं वो भी मैं भी नया सीख रहा हूँ और आप लोग भी नया सीख रहे हैं। तो मतलब ये है कि हम मिलके सीखने लगे हैं आज, अब से जो भी सीखने लगे हैं, ठीक है। तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दिस सजेशन। आप लोग जब कहेंगे कि नहीं इस तरीके को और बेहतर तरीका है यूज करने का, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक डेवलपर गाइड है और
हमारे पास इसके बाद है किरास 2 और किरास 3 की डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो किरास 3 इज मोर एफिशिएंट, इसमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है किरास 2 से। तो हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं। बाकी इसमें कोड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें प्रोजेक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो आप लोग उस प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो न्यू है मैं उनको बता दूं कि एआई आपको प्रोजेक्ट्स के बगैर कोई बंदा नहीं मानेगा आपको एआई आती है, चाहे आपको जितनी मर्जी आती हो। हाँ, अगर आपके पास प्रोजेक्ट होंगे आपको एआई कम आती है ना, वो बंदा मान जाएगा कि आपको एआई आती है। इसलिए प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है, अब ये मॉडल की एपीआई है। ठीक है, मॉडल क्या होता है? जिसमें हम अपनी लेयर्स लगाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मॉडल्स किराज कौन कौन सी मॉडल्स की एपीआईज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जब हमने लेयर्स बनानी होती हैं तो हम सबसे पहले एक मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम पे उन्होंने यही लिखा है कि हम इंपोर्ट किराज करेंगे, और किराज को इंपोर्ट करके हम सिंपल मॉडल के मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब इधर उन्होंने लिखा हुआ है देयर आर 3 वेज टू इंस्टेंटिएट अ मॉडल। ठीक है, हम 3 तरह से मॉडल बना सकते हैं। आई होप सो। ठीक है, सबसे पहला है विद द फंक्शनल एपीआई। sphere model forward pass and finally you create the model from input and output. अच्छा, you start from the input, you chain layer cell to specify the model forward pass and finally you create your model from input and output. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि किरास, अच्छा जो फंक्शनल एपीआई होती है ना, उसमें हम ज्यादातर बताऊं क्या करते हैं हम। अब ना उसमें क्या करते हैं कि हम लेयर्स बनाते हैं और पिछली लेयर के अंदर अगली लेयर को ऐड कर देते हैं, और कोई स्पेसिफिक पॉइंट रख लेते हैं जहाँ पे वो हमने लेयर्स ऐड करनी है। ठीक है, अब ना सबसे पहले ये बनाई है, पहले एक वेरिएबल लिया है इनपुट का। ठीक है, इनपुट के वेरिएबल में उन्होंने क्या किया है, ये ऐड कर दिया है इनपुट लेयर। ठीक है, सिंपल किरास डॉट इनपुट, उसकी शेप उन्होंने बता दी है कि शेप क्या होती है। और आपको पता होना चाहिए कि हर मॉडल की स्पेसिफिक शेप्स होती हैं। जैसे लीन एट में 32 बाई 32 था, और जो हमने वीजीजी पढ़ा था उसमें 230 था आई थिंक सो। तो फिक्स साइज फिक्स होती है। अच्छा, ए आई थिंक सिक्वेंशियल मॉडल आए ना तो फिर इसकी ज्यादा समझ आ सकती है सिक्वेंशियल मॉडल की तरह। हाँ, अच्छा हाँ, सबसे पहले ना हम पढ़ते हैं सिक्वेंशियल मॉडल, फिर हम फंक्शनल एपीआई को देखते हैं। तो हमें वो अंडरस्टैंड करने में ना थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। अच्छा, सिक्वेंशियल मॉडल में क्या होता है कि सिक्वेंशियल मॉडल में आप लाइक लिस्ट इज अ सीक्वेंस, आप जितनी चीजें ऐड करते हैं वो एक सीक्वेंस में आती जाती हैं। ठीक है, अब सिक्वेंशियल मॉडल में क्या होगा, जब हम सिक्वेंशियल को इंपोर्ट करेंगे, सिक्वेंशियल को इंपोर्ट कर सकते हैं किरास डॉट सिक्वेंशियल। ठीक है, अब सिक्वेंशियल को इंपोर्ट करेंगे तो हम उसमें जितनी लेयर्स ऐड करते जाएंगे। हमें जरूरत नहीं है स्पेसिफाई करने की कि ये पिछले से अटैच है या ये किस लेयर से अटैच है, किस लेयर से नहीं अटैच। इसमें जस्ट हम लेयर्स ऐड करते जाएंगे। देखे ना, एक लिस्ट टाइप हम बनाते जाएंगे। ये लिस्ट वाला फंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें एक लिस्ट टाइप लेयर्स ऐड करते जाएंगे और वो सीक्वेंस में लगती जाएंगी। ठीक है, एक सीक्वेंस के अंदर। बट हाँ, इसको हम ना ऐसे समझ सकते हैं जैसा कि एक हमारे पास अरे होती है और एक लिंक लिस्ट होती है। ठीक है, अरे हमारे पास एक सीक्वेंस में होती है, लेकिन लिंक लिस्ट हमारे पास एक सीक्वेंस में नहीं, हमने उसको एड्रेस दिए होते हैं कि वो इसके साथ अटैच है, ये वाला नोड इसके साथ अटैच है और ये वाला नोड इसके साथ अटैच है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं मॉडल कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब फंक्शनल एपीआई में क्या होता है, फंक्शनल एपीआई में क्या ये हम करते हैं, यहाँ पर था। हाँ, ये हम पहले एक लेयर लगाई, उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया हमने इनपुट नेम के वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, अब हमने अगली लेयर बनाई है, अगली लेयर में हम लगा रहे हैं डेंस लेयर। ठीक है, अब डेंस लेयर के एंड यहाँ पर अगर सिक्वेंशियल मॉडल होता तो हमने इतना ही लिखना था, लेकिन दिस इज नॉट अ सिक्वेंशियल मॉडल। तो हम इसमें क्या करेंगे, जिस वेरिएबल में हमारी पहली लेयर स्टोर थी हम उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, अब वो आ जाएगी इस वेरिएबल के अंदर। अब इस वेरिएबल के अंदर 2 लेयर्स हैं, एक ये वाली लेयर है और एक ये ऊपर वाली लेयर है। ठीक है, अब हमारे पास आ गई आउटपुट लेयर। ठीक है, अब पिछली 2 लेयर्स हमारी एक्स के अंदर है। ठीक है, अब आउट अब आउटपुट लेयर लगाई हमने, डेंस लगा दिया, एक्टिवेशन सो सॉरी। अच्छा, तो हमने ना सॉफ्टमैक्स लगाया, उसके अंदर फिर हमने जिस जिस वेरिएबल के अंदर हमारे पास पिछली लेयर थी ना, हमने वो वेरिएबल ऐड कर दिया। ठीक है, तो
इसका बेसिकली मकसद क्या है, अब देखें इस आउटपुट वेरिएबल के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास ये तीनों लेयर्स आ चुकी हैं, ठीक है, जो कि अटैच है। अब मैं एनोटेट करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ सर कि सिक्वेंशियल लेयर में ये लेयर्स ऐड नहीं होती हैं जो मैम प्रीवियस इनपुट होती हैं? मैं आपको बताता हूँ, ऐड उसमें भी होती है, लेकिन इधर हमारे पास एक आजादी मिलती है हमें कि हम, जरूरी नहीं है कि लेट्स सपोज अब एक इंसेप्शन मॉडल बना रहे हैं मैम। एक हमारे पास ये लेयर्स हैं, ठीक है, इसमें कन्वोल्यूशन लेयर आ गई, पूलिंग लेयर आ गई, ठीक है। अब हम एक लेयर ये बना रहे हैं, एक ये बन गई और एक बन गई ये, ठीक है। अब हमारा कुछ मॉडल ऐसा बिल्ड हुआ है कि एक आउटपुट जाएगी वो इधर, ठीक है, एक आउटपुट जाएगी इधर और एक जाएगी इधर, ठीक है। अब अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब ये तो हो गया सीक्वेंस मॉडल। अगर हम सीक्वेंस में करेंगे तो हम एक लेयर से गुजर के ही अगली लेयर्स में जाएंगे, लेकिन फंक्शन एपीआई में क्या होता है कि हम इस लेयर से डायरेक्ट इस लेयर को भी आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम इंसेप्शन मॉडल देख रहे थे, उसमें हमारे पास कन्वोल्यूशन फिल्टर लगाए हुए थे पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल में एक 1 by 1 लगाया हुआ था, 3 by 3 लगाया हुआ था, 5 by 5 लगाया हुआ था। अब जो 5 by 5 वाला फीचर डिटेक्ट कर रहा है, वो 3 by 3 वाला फिल्टर वो फीचर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, अब हम दो जगह से इंपुट लेना चाह रहे हैं। एक हम डायरेक्ट फीचर लेना चाह रहे हैं बैक लेयर से, और एक हम उसको दोबारा फिल्टर्स लगा के लेना चाह रहे हैं। ये वाली मेथोडोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए सिक्वेंशियल मॉडल इसमें हेल्प आउट नहीं कर सकता बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्टिवेशन फंक्शन, लेट्स सपोज इधर कुछ और लेयर ऐड करना चाह रहे हैं जिसका फिल्टर कोई और है और इसका फिल्टर कोई और है, ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो हमें, आप समझिए कि ये चीज हमें एक एक्स्ट्रा मिलती है कि हम अपनी इनपुट जो है पिछली लेयर की, उसको किसी और लेयर की तरफ भी भेज सकते हैं और किसी और लेयर की तरफ भी भेज सकते हैं। बट के सीक्वेंस में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं बचता, हमें स्ट्रेट ही जाना है एक लेयर से गुजर के दूसरी लेयर्स में। होप सो यू विड बी अंडरस्टैंड। यस सर, थैंक यू। हाँ, अब सर अब मुझे बताइए कि जो सीक्वेंशियल होती है उसमें एक ही हमारे पास लेयर चलती है ऑनवर्ड? यस, वो सीक्वेंस में मतलब जो हम चलेगी। फिल्टर अब अप्लाई कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक, नहीं फिल्टर चेंज हो सकता है या सेम होता है? मैम फिल्टर की तो बात ही नहीं है ना इधर, फिल्टर तो वो कन्वोल्यूशन लेयर के हिसाब से लग रहे हैं उधर, फिल्टर खुद ही लेयर की बात, फिल्टर्स की बात ही नहीं है हमारी। हमारी लेयर है कन्वोल्यूशन लेयर्स, जो लेयर्स हम दरमियान में ऐड करें उनकी बात है। अब हम ये बना, अब देखें ना, मैं चाह रहा था कि एक आउटपुट डायरेक्ट इस लेयर पे जाए और एक एक आउटपुट जाए इस लेयर में। सीक्वेंस में हम ये नहीं कर सकते, सीक्वेंस में हमें एक सीक्वेंस से ही गुजर के आना पड़ेगा। हमें इन लेयर्स के अंदर से ही जो लेयर हम ऐड कर देंगे वो ऐड हो जाएगी, उसको ओवर पास बाईपास करके नहीं जाया जा सकता। सिंपल इधर कंसेप्ट ये है, ठीक है। अब अब लेट्स सपोज आप ना इधर इधर ये वाली एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि ना आप ये देखें, फर्स्ट में हो रहा है ये इधर, ये वाली लेयर इनपुट है, ठीक है। अब ये वाली एक और है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक एक लेयर में इस तरह की और लगा रहा हूँ, सेम लेयर, ठीक है। उसके अंदर मैं एक्टिवेशन फंक्शन या डेंस लेयर कुछ और लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आउटपुट को, मेरी मर्जी है कि मैं वो ये वाली लेयर दे दूं या ये वाली दे दूं, ठीक है। अब उसने इधर दी हुई है ये एक्स वाली, ठीक है, तो उसने एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं जो लेयर इसको देना चाह रहा हूँ या जो आउटपुट इसको देना चाह रहा हूँ, वो आउटपुट मैं जिस वेरिएबल में स्टोर करवाई है मैं उसको दे सकता हूँ, एंड इट कैन इजीली डू दैट, ठीक है। तो अब ये समझिए कि हमारे पास ऑप्शन ज्यादा आते हैं फंक्शनल एपीआई से। इज इट क्लियर टू एवरीवन, फंक्शनल एपीआई एंड सीक्वेंस? क्लियर है। ठीक है। अच्छा, किसी को ना समझ आ रही हो तो बता दें, तो हम फिर उनको बता सकते हैं, जो बताएंगे नहीं तो फिर उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी कि जी। जो हम इनपुट लेयर के अंदर इमेज का इनपुट साइज दे रहे होते हैं, फॉर जी एग्जांपल मैंने 50x50 दिया है, तो वो क्या सारी लेयर्स अप्लाई करने के बाद, फॉर एग्जांपल नॉर्मलाइजेशन लेयर अप्लाई करने के बाद, क्या वो रिड्यूस हो जाता है? मतलब मैंने ये चीज फेस की है कि मैम, मैं, आपने ये क्लास मिस की है मेरी, जिसमें मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की थी। मैंने एक फार्मूला बताया था। नहीं अब सर वो मैंने वो ली फार्म है, वो तो तो मैंने मैम ली है। उस फार्मूला से जाहिर बात है कि हमारे साइज रिड्यूस होंगे, पूलिंग लेयर पे भी होगा और कन्वोल्यूशन लेयर पे भी होगा। कन्वोल्यूशन लेयर में इवन तो हमारी डेप्थ ज्यादा होगी,
फीचर डिटेक्ट ज्यादा होंगे लेकिन साइज छोटा होगा। जितनी कन्वोल्यूशन लेयर लगेंगी हर लेयर के बाद साइज छोटा हो जाएगा। सर फर्स्ट पे मेरा रिड्यूस हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट पे क्या रिड्यूस हो रहा है? मतलब मैंने 50 क्रॉस 50 दिया ना, तो फर्स्ट पे वो मुझे 48 दिखा रहा है, तो फर्स्ट मैम कन्वोल्यूशन लेयर पे। तो मैम कन्वोल्यूशन लेयर का काम ही रिड्यूस करना है ना। अब मैं आपको, एक मिनट मुझे दे मेरी, हाँ, मुझे फॉर्मूला वो था ना एक। अब अगर आप वो लेयर लेयर बता देना कि वो लेयर क्या लगाई हुई है आपने, उसमें फिल्टर साइज क्या लगाया हुआ है, तो आई कैन आंसर सर मैं कि आपको वो। अभी देख के बताती हूँ, मेरे पास खुद है। जी। सर कन्वोल्यूशनल लेयर है, फिल्टर साइज है, कर्नल है 64 का, और फिल्टर साइज है 3 क्रॉस 3, एक मिनट और रुके इनपुट जरा। है 50 क्रॉस 50। अच्छा, फिल्टर्स है 64, ऐसे ही है। जी। अच्छा, इनपुट है 50। स्ट्राइड 1 है। ठीक है, इनपुट 50 है। अच्छा मुझे एक मिनट दे जरा, मतलब फॉर्मूला याद कर दूँ। अच्छा, तो 50 हमारा इनपुट साइज है, और फिल्टर साइज क्या है? सर 3 क्रॉस 3, 3। कर्नल पैड 64। पैडिंग तो नहीं ऐड हुई? नहीं, पैडिंग नहीं ऐड की। पैडिंग नहीं ऐड की, और सेट्राइड 1 है। ठीक है, जी सर। 1। अब इसको कंप्यूट कर लें, 48 आएगा, तो आपका 48 ही होना है। जी सर, यही यार। अच्छा, मैंने जो अंडरस्टैंड किया था ना, मुझे ये लगा था कि आपके पास से बस फर्स्ट से रिड्यूस होना स्टार्ट नहीं होगा। नहीं मैम, ये देखें, ये फार्मूला है, ये कन्वोल्यूशन लेयर में भी अप्लाई होगा, ये कूलिंग लेयर में भी अप्लाई होगा। ये आप लिख के रख लें अपने पास। अब मैं ये लिख रहा हूँ, जी सर, ये एनोटेट मैंने कर रहा सारा हूँ। किया था, ये मैंने कैलकुलेट भी किया था बाकी लेयर्स का, लेकिन मैं फर्स्ट पे कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा कि मैम फर्स्ट पे नहीं मैम होगा। जहां पे लेयर लग जाएगी वहां से साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मैं बाकियों के लिए एक दफा दोबारा लिख देता हूँ। जी सर, माइनस मुझे क्लियर हो गया, थैंक यू फिल्टर सर। साइज, सर मैंने फिल्टर आपका लेक्चर पूरा लिया साइज। था, वो वाला। चले फिर आपको, चले कोई बात नहीं। अच्छा, एस। अच्छा, ये फार्मूला है, या फार्मूला, अब जो पूलिंग लेयर या जो वो कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका साइज क्या रिड्यूस होगा। एन है इनपुट, इनपुट की वैल्यूज क्या है? 2p। पी आपने कितनी पैडिंग दी है उसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए फिल्टर साइज, फिल्टर साइज क्या है, और +1 कर देना है, और उसको डिवाइड कर देना है ए सेट्राइड से। ठीक है, बल्कि +1, ये थोड़ा सा फॉर्मूला ऐसे है, यहाँ से पहले डिवाइड करना है फिर +1 करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब मैम ने मुझे बताया कि मैंने 50 इनपुट दी है, -3, 3 फिल्टर साइज था, स्ट्राइड 1 था, और पैडिंग उन्होंने दी नहीं हुई थी, तो ये कंप्यूट करके सिंपल आ गया हमारे पास 48। अगर किसी को नहीं याद तो वो फिर इसको याद कर लें, क्योंकि कोई आपसे क्वेश्चन में ये आपको फंसा भी सकता है इससे, तो आप उसको आंसर कर सकें। ठीक है, चले, सिक्वेंशियल और फंक्शनल एपीआई हमने पढ़ ली। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें अगेन वही हिसाब कर रहा है, जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है लेयर को, उस वेरिएबल को जहाँ पे अटैच करना है उस लेयर के साथ अटैच कर रहा है, और इट्स इट्स सिंपली वर्किंग। ठीक है, तो जो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया फंक्शन एपीआई का कंसेप्ट फिलहाल वही है। तो उसके बाद सिक्वेंशियल मॉडल में सीक्वेंस में लेयर्स ऐड होंगी, यू कैन नॉट जंप और यू कैन नॉट बाईपास एनी लेयर। ठीक है। अच्छा, ये मॉडल की ना हम एंड पे समरी भी ले सकते हैं। हम जितने भी मॉडल्स बनाते हैं ना, हम उस पे एंड पे समरी लेते हैं उसकी। तो समरी के हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं। ये तीनों हमारे पास है, फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, फंक्शन एपीआई का, सिक्वेंशियल मॉडल का, और ये समरी मेथड का। अच्छा, सब अब मेरे लिए भी न्यू है, मैं अभी इसको कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। ठीक है, लाइन लाइन लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ प्रेजेंटेड लाइन, कि लाइन कितनी, मतलब समरी, समरी का आपको पता है ना क्या होती है मॉडल की समरी?
जी सर हमजा, आपका कोई क्वेश्चन है? ए, सर हमजा रऊफ। चले सर, हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही जी, है? वालेकुम सलाम सर जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब आपने वो फार्मूला लिखा था n+2p और ये साइज फाइंड करने के हाँ लिए, जी। तो जो हमारे पास n होगा ये हमेशा स्केयर वाला होगा, मीन्स के इमेज हमेशा 50/50 की होगी? क्या हम इसको इस तरह से, इमेज का साइज तो इस तरह से भी हो सकता है ना, 50/60? तो उस सूरत है, उस सिचुएशन में हमारा n क्या होगा? अच्छा, वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ही करते हैं हर दफा। तो मैंने तो अभी यही पढ़ा था, आई थिंक ये देखना ही पड़ेगा। फिलहाल मुझे इसका आइडिया नहीं है कि हम कौन सा यूज़ करेंगे, बट डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट साइज की इमेजेस होती हैं। लेंथ और विड्थ उनकी डिफरेंट हो सकती है। तो चले, मैं इसको कल क्लियर करके आपको बता दूंगा कि हम कौन सा एन यूज़ करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, आप जैसे लोग होना तो सीखने को मिलता रहता है। थैंक यू फॉर यू एज वेल। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, चले खैर, ए पॉजिटिव रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉजिटिव लॉग नॉट प्रोवाइडेड बिकम स्पैन गेट लेयर्स। अच्छा, अब हमारे पास मॉडल समरी तो हम ज्यादातर यूज करते हैं बिफोर मॉडल इज बिल्ट। अच्छा, हमारे पास ये अब नई किस्म का मेथड है गेट लेयर्स का। सोर्स में इसमें क्या हमें बता रहा है? अच्छा, गिटहब का सोर्स है। चले, अब ना आई डोंट नो कि कैसे गेट लेयर्स को लेता है। नेम इज इक्वल टू नन इंडेक्स रिट्रीव अ लेयर बेस्ड ऑन आइदर इट्स नेम और इंडेक्स। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक लेयर को लेयर को हम देख सकते हैं, उसकी समरी को ना, लेयर की। अच्छा, तो ए मॉडल डॉट समरी में क्या होता है, जब हम पूरा मॉडल बिल्ड करते हैं तो मॉडल डॉट समरी डॉट मॉडल अपना माइक का ख्याल कर लें सर। अच्छा, हाँ। अच्छा, मॉडल समरी में क्या होता है, हमारे पास जितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो वो उनकी समरी बता देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका साइज क्या होगा, इसका आगे जो भी उसके रिलेट पैरामीटर्स कितने होंगे वो सब डिफाइन कर देता है। अब ये फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये अभी न्यू है जो मुझे अभी पता लगा है, कि ये हम किसी एक स्पेसिफिक लेयर को भी हम निकाल के उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास दो पैरामीटर है, हम उसकी लेयर का नेम दे सकते हैं या उसका इंडेक्स दे सकते हैं। ठीक है, नेम्स एंड इंडेक्स बोथ आर प्रोवाइडेड। इंडेक्स विल बी प्रेसिडेंस, इंडेक्सेस आर बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्राफ बॉटम अप। ठीक है, तो दिस इज द न्यू एडिशन कि हम कोई लेयर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मॉडल क्लास के बाद सिक्वेंशियल क्लास, अगेन हमने सिक्वेंशियल क्लास को डिस्कस तो किया है, लेट्स सी अगर हमें कुछ न्यू मिलता है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगेन उन्होंने सिक्वेंशियल को इंपोर्ट किया हुआ है, सिंपल। ठीक है, अच्छा इधर ना उन्होंने एग्जांपल दिखाई हुई है कि सिक्वेंशियल मॉडल की एग्जांपल। तो अच्छा, सर हमजा, आपको मैं बता दूं कि हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट किया है। तो हम इस डॉक्यूमेंटेशन से कुछ न्यू चीज़ें हमको सीखने और की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपने अभी ज्वाइन किया लेट। जी सर, मैं लेट ज्वाइन किया है सर, मेरा पेपर था आज, जी, पेपर कोई देख मसला नहीं। मैं ऐसे रैंडमली देख रहा था क्लास में, ठीक तो है मैं ज्वाइन जी, किया। तो इसमें सीन क्या है कि मैं भी कुछ चीज़ें ये न्यू पढ़ रहा हूँ, और हम सब कोशिश यही है कि हम इनको मिलके पढ़ें। ठीक है, अच्छा, तो सिक्वेंशियल और फंक्शन एपीआई को डिस्कस किया। अब ये अगेन सिक्वेंशियल मॉडल की डिटेल में से हमें शायद कुछ न्यू बताए। अब उन्होंने बताया कि हम ना सिर्फ इस मॉडल मॉड्यूल के अंदर हमने सिक्वेंशियल को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है,
अब हम मॉडल डॉट ऐड करी जाएंगे और जो जो सी हमें लेयर ऐड करनी है वो ऐड होती जाएगी। ठीक है, अगेन ये आप सिंपल देख रहे हैं, मॉडल्स के अंदर लेयर ऐड है। अच्छा, नोट दैट यू कैन आल्सो omit the initial input. Okay, in that case model does not have any weight until first call to a training evaluation method. अच्छा, तो अब इन्होंने इधर क्या कहा है कि जब हम फंक्शनल एपीआई को यूज करते हैं तो वहां पर हमें पहले इनपुट लेयर ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब हम सिक्वेंशियल मॉडल को यूज कर रहे हैं तो हमें इनपुट लेयर ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल फर्स्ट लेयर ऐड करेंगे और फर्स्ट लेयर Iras dot, in that case the model does not have weight, you can also initial input। अच्छा, तो weight are not created yet, whereas if specify as input the model get built continuously as you are adding layer। यहाँ पर ये फंक्शन यूज हो रहा है मॉडल डॉट वेट का, कि हमने कितने वेट्स इसमें ऐड कर चुके हैं। ठीक है, तो मॉडल डॉट बिल्ड, अगेन मॉडल डॉट वेट एट द एंड ऑप्टिमाइजर। खैर, इसका सिंपल कंसेप्ट तो मुझे तो यही समझ आ रहा है फिलहाल, कि सीक्वेंस में आप लेयर्स को ऐड करते जाएं, जितनी लेयर्स ऐड करते जाएंगे आप उसके वेटेज भी ले सकते हैं, एंड एट द एंड यू कैन कंपाइल। अगर किसी को कुछ और समझ आ रही है तो आप ऐड कर दें। चले, तो इसका जो सिंटेक्स है बेसिकली वो ये सिंटेक्स है, सिक्वेंशियल डॉट ऐड, लेयर का नाम, कौन सी लेयर्स हमने ऐड करनी है, और rebuild इज इक्वल टू ट्रू। ये हम पैरामीटर से हम दे सकते हैं। और ये हमें दिस इज द न्यू वन, ये हमें पॉप का भी फंक्शन प्रोवाइड करता है, रिमूव द लास्ट लेयर इन द मॉडल। आई थिंक कि जैसा कि हमारे पास स्टैक में होता है कि हम इसमें से, ये पॉप के फंक्शन से हम लास्ट लेयर को रिमूव कर सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई इंडेक्स वगैरह नहीं है कि हम अपनी मर्जी की लेयर को रिमूव कर सकें, तो हम पॉप का फंक्शन यूज करेंगे तो हम उस लेयर को रिमूव कर सकते हैं। हमारा कोई क्राइटेरिया होता है कि हमने इतनी नंबर ऑफ लेयर्स जो है ना वो लेनी है? अच्छा, ये तो मॉडल्स जो बिल्ड होते हैं ये उनके स्पेसिफिक होती हैं कि कितनी लेयर्स आपने यूज करनी है, कितनी लेयर्स यूज करनी है। दिस इज द वर्क ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। वो अपने मॉडल्स बिल्ड करते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, वो जो मॉडल्स बिल्ड करते हैं और मॉडल्स को यूज करते हैं, फिर हम उसमें अपने मर्जी के रिजल्ट्स लेने के लिए कुछ लेयर्स ऐड करते हैं या कुछ लेयर्स को चेंज करते हैं टॉप पे या एंड पे। बट ये क्वेश्चन मेरा बड़ी देर रहा कि हम अपनी मर्जी से कैसे पता लगे कि हमने कितनी लेयर्स ऐड करनी है कितनी नहीं करनी। तो प्रोफेशनली तो ऐसे ही काम होता है। कुछ मुझे रिसर्च करने के से पता लगा कि मॉडल बिल्ट होते हैं ऑलरेडी, जो रिसर्चर्स ने किए होते हैं, हम उन्हें ही यूज करते हैं। अगर किसी और का कोई नॉलेज है तो वो शेयर कर सकता है। सर वैसे 97% जितना भी काम होता है वो प्री ट्रेन मॉडल्स पे होता है ना, जो ऑलरेडी बिल्ट है। एग्जैक्टली exactly, जो वो ऑलरेडी कौन बिल्ड सा है। आता है सर, जो कस्टम मॉडल पे किया गया है? और सर वो भी जो बनाते हैं ना, वो लेयर्स फिर उस हिसाब से लेते हैं कि हमारी एक्यूरेसी क्या आती है, फिर उसकी बेस पे, और ये डाटा टू डाटा चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली exactly, ये जो लेयर्स डेवलप होती हैं, ये जो प्रोफेसर्स की रिसर्च लैब्स होती हैं, ये उनके अंदर ही डेवलप करते हैं इन चीज़ों को, कि कौन सा आर्किटेक्चर बेस्ट है, कौन सा आर्किटेक्चर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो खैर, फिलहाल तो हम इन्हीं मॉडल को यूज करके, इन्हीं में चेंजेस करके हम अपना वर्क कर सकते हैं, और होता भी ऐसे ही है प्रोफेशनली भी। ठीक है, तो अच्छा, अब ये हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है मॉडल डॉट कंपाइल का। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर तो हमारा आगे काम नहीं चलता। अब हमने क्या करना है, हमने जो मॉडल बना लिया उसमें लेयर्स ऐड कर दी हैं, अब उसमें और हमने कुछ चीज़ों को ऐड करना है फर्दर। ठीक है, अब हमने इसमें ऑप्टिमाइजर भी ऐड करना है। ठीक है, ऑप्टिमाइजर हमारे पास हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास ऑप्टिमाइजर्स हैं। लॉस, उसके बाद मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स मेरे ख्याल से हमें एक्यूरेसी के लिए यूज होती है कि मैट्रिक्स कुछ, आई थिंक कुछ बिल्ट इन मैट्रिक्सेस भी होती हैं, तो हम उनके जरिए अपनी जो लॉस फंक्शन हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे लॉस के साथ वेट की भी मैट्रिक्स है। उसके बाद रन ईगरली, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। स्टेप पर एग्जीक्यूशन, के हर एग्जीक्यूशन पर कितने, अच्छा, जाइट कंपाइल, ऑटो स्केल लॉस। तो यहाँ, अच्छा, यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है इन सब की। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि ये लेयर है ऑप्टिमाइजर्स की, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो हमारी ये आने वाली है, जब हम इस पर आएंगे तब हम इसे देखेंगे। अच्छा, लॉस फंक्शन, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। लॉस फंक्शन वो होते हैं कि जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा मॉडल जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम एक्यूरेसी बिल्कुल सही देगा। लॉस फंक्शन पे हम कैलकुलेट करते हैं कि जो एक्चुअल प्रिडिक्शन आ रही है और जो प्रिडिक्शन मॉडल ने गेट की है, और एक्चुअल प्रिडिक्शन जो ट्रू प्रिडिक्शन है, उसमें से डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, लॉस जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, लॉस वेट, optional decrease specifying scalar coefficient to weight to lose contribution to different model output. The loss value will be minimized by the model will then be weighted sum of individual expected to have। अच्छा, तो किसी को समझ आ रहा है कि इसमें क्या चीज है? एनीवन? सर आई थिंक वो ये कह रहा है कि हम लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ना, जो एक स्केलर कोफिशिएंट की जो लिस्ट है या डिक्शनरी है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऑप्शनल है। ठीक हो गया। ए मीन्स टू से, जब हम लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वेटेजेस को चेंज करते हैं, तो इनकी कोई अपनी बाय डिफॉल्ट कुछ वेटेजेस की वैल्यूज हैं जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल, हर उसकी हर लेयर के ऊपर जो नंबर ऑफ नोड्स होती हैं उनके ऊपर हम वेट असाइन करते हैं, और हम उस वेट को जो है ना वो हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं अपने लॉस को कम करने के लिए, क्योंकि आपको आप क्योंकि जब जितना हमारा लॉस मिनिमम होगा हमारा मॉडल उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं बाकियों के लिए ऐड कर दूं कि किसी को अगर लॉस का नहीं पता तो हम लॉस को मिनिमाइज कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम पहले लॉस फाइंड करते हैं, फिर हम वेटेजेस को चेंज करते हैं। ठीक है, और फिर हम वो वेटेज फाइंड करते हैं जिसमें हमारे पास मिनिमम लॉस है। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन वर्क विद लॉसेस। ठीक है, अब मैट्रिसेस, आई थिंक हमारे पास ये है ना, यहाँ पर लेयर लेयर एक और आएगी मैट्रिक्स की, मैट्रिसेस की, वहां पर हम इससे पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन ये वही मैट्रिक्स होगी जिसमें हम एक्यूरेसी को, अच्छा, रन ईगरली बूल, इफ ट्रू द मॉडल फॉरवर्ड पास विल नेवर बी कंपाइल्ड, इफ रिकमेंडेड टू लीव दिस एज फॉल्स व्हेन ट्रेनिंग फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, टू सेट इट टू बी ट्रू व्हेन डीबगिंग। हाँ, अच्छा, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि जब हमने कुछ मॉडल में कोई फॉल्ट नहीं है, हम सिंपल फर्स्ट टाइम मॉडल रन कर रहे हैं, तो हमें इसे फॉल्स ही रखना चाहिए। तो हम अगर डीबगिंग या कोई एरर फाइंड करने के लिए कुछ, लेट्स सपोज हम कुछ जैसा कि लेयर्स फाइंड करते होते हैं, कहाँ पे जा हम कभी कभी हमारा ना मॉडल ओवरफिट हो जाता है, तो वहां पर जाके हम देखते हैं कि किस लेयर्स पे जाके ना हमारा मॉडल ओवरफिट होना स्टार्ट हो रहा है। तो आई आई वुड से मे बी कि हम उस चीज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स पर सर ये पर जो हमने अभी क्वेश्चन। लॉस का पढ़ा है, जी। अभी आपने वेटेजेस का बताया है, वैसे मैंने कभी वेट्स को यूज नहीं किया, लेकिन सर ये लॉस में लर्निंग रेट भी तो डिपेंड करता है ना, और कीरास जो है एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है रिड्यूस लर्निंग रेट की, जी, जो बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल। तो सर वेटेजेस में कैसे फिर हम इसको यूज करते हैं, मतलब क्या कमांड देते हैं? मैम, आई जहाँ तक मेरा नॉलेज है ना, हम लर्निंग रेट से ही वेटेजेस को चेंज करते हैं। हम वो लर्निंग रेट बताते हैं कि इस, मतलब अगर लर्निंग रेट थोड़ा है, इफ आई एम राइट, तो हम उतने स्टेप्स बाद उस वेटेजेस को चेंज करते रहते हैं।
मतलब अगर लर्निंग रेट हमारा काफी ज्यादा स्मॉल है, तो वो स्मॉल जो लेयर्स है ना, वो छोटे छोटे स्टेप लेके वेटेजेस को देखेगा। लेकिन अगर हमारी लर्निंग रेट ज्यादा है, तो क्या पता वो एक पूरी एक लेयर के बाद जाके वेटेजेस को पूरा एग्जामिन करे। लाइक सर जो हम मैं रिड्यूस लर्निंग रेट में वो कंस्ट्रेंट लगाते हैं, हम यही लगाते हैं ना कि हमारी एक्यूरेसी अगर फॉर एग्जांपल 95 पे आके स्टक हो गया, तो फिर हम ये वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है फिर लर्निंग रेट को, यस, फिर अब देखे ना, एक्यूरेसी। अब अगर स्मॉल लर्निंग रेट होगा ना, तो वो एक, लेट्स सपोज दिस इज अ लेयर, ठीक है, ये लेयर है। तो स्मॉल लर्निंग रेट पे क्या करेगा, वो स्मॉल स्टेप लेगा। वो इतने हिस्से को देखेगा इसमें क्या वेटेजेस को चेंजेस किया जा सकता है, ठीक है। फिर स्मॉल लर्निंग रेट एक छोटा स्टेप लेगा, फिर इधर से वेटेजेस को देखेगा, फिर एक छोटा स्टेप लेगा, इधर को देखेगा। अगर लर्निंग रेट हम ज्यादा रखेंगे, तो वो डायरेक्ट इधर जाएगा, ठीक है। वो इधर जाके इतने हिस्से में से देखेगा डायरेक्ट कि कितने वेटेजेस को चेंज करना है और कितने नहीं। तो इसमें ज्यादा चांसेस है कि वो कोई स्टेप मिस भी कर सकता है, ठीक है। तो जो एफिशिएंटली इसको बताया जाता है लर्निंग रेट को लेके, कि आपने वो लर्निंग रेट रखना है जो कि ना ज्यादा हो और ना बहुत ज्यादा कम हो। अगर बहुत ज्यादा कम होगा तो वो कंप्यूटेशनली एफर्ट को ज्यादा लेगा। अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो फिर कुछ मिस भी कर सकता है कुछ, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सर फिर ये वेटेजेस जो है ये बाय डिफॉल्ट वो खुद लेता है, हम तो सिर्फ लर्निंग रेट बताएंगे ना। मैम ये देखे ना हमने यहाँ पर वो उसने बताया है एक मैट्रिक्स यहाँ पर, कि हम ये यूज कर सकते हैं लॉस वेट की मैट्रिक्स को, ठीक है। इसमें कुछ वेटेज उन्होंने बताई हुई है जो कि लॉस को मिनिमम कर सकती है, ठीक है। अब जो लर्निंग रेट हम देंगे वो उस लर्निंग रेट से जाके ये वेटेजेस को चेंज करेगा, ठीक है। जी ठीक है सर। मैम, जी ठीक सर है। सर। अगर इजाज़त है तो मैं थोड़ा ऐड करूँ इसमें। जी जी बिल्कुल सर, डेफिनेटली। अच्छा सर, हमारे पास इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास जो लॉस है वो ज़्यादा हो, मतलब लॉस हमारा ज़्यादा आ जाए तो लर्निंग रेट हमारा कम हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह हमारा लॉस मिनिमम हो तो लर्निंग रेट हमारा ज़्यादा होता है। तो हम इनको, यानी कि लर्निंग रेट अगर हमारा कम है तो इसका मतलब है कि हमारा लॉस ज़्यादा है। लॉस ज़्यादा हो तो हम उसको मिनिमाइज़ करने के लिए अपने जो पीछे वेट्स सेलेक्ट किए होते हैं ना, तो उसको हम जो है ना वो रैंडमली चेंज करते रहते हैं। या फिर अगर हमें मतलब पूरा उस हाइपोथेसिस का या उस मॉडल का पता हो तो फिर हम उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर कर रहे होते हैं। और लॉस जो है ना वो डिफरेंट किस्म के लॉसेस हैं जिनको हम फाइंड करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में दो किस्म के लॉसेस हैं, जिसको लाइक कह लें कि हिंज लॉस है, इसके अलावा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है। इसी तरह और लॉसेस भी हैं, जैसे मीन स्क्वेयर एरर है, अपना ग्रेडियंट डिसेंट का एक एल्गोरिदम है, उसको भी हम लॉस फाइंड करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो अ, उन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम बाद में वेट अपडेट करते हैं। अगर आपको आइडिया हो, अगर मैं न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो अगर एक न्यूरॉन के ऊपर, जो न्यूरॉन बेसिकली एक एलिमेंट होता है न्यूरल नेटवर्क का, तो एक न्यूरॉन के ऊपर फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर्स के साथ साथ एक हमारे पास 22 की जो है ना वो इनपुट आ रही होती है, 22। तो बेसिकली 22 जो होता है ना वो हमारा वेट होता है। तो उन वेटेड को बाद में, यानी कि उन बाइसेस को हम जो है ना वो अपडेट करके, तो हम लास्ट, क्योंकि फीचर तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। सपोज एक इमेज है, इमेज के जो फीचर्स आ रहे हैं उनको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास जो 22 वाला जो, यानी कि जो वेट वाला सीन है, उसको, वो एक मेरा पैरामीटर है, उसको मैं जो है ना वो चेंज कर सकता हूँ। तो इसलिए हम उसके साथ जो है ना वो खेलते हैं अपने मॉडल को जो है ना अच्छा अच्छा करने के लिए, उसकी इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ए बिल्कुल, सर ने यही कहा। तो आई होप सो आपको आंसर हो गया होगा। अगर इसको नटशेल में हम बयान करें, तो हमने वो वेटेजेस को फाइंड करना है जो बाइसेस ऐड होती हैं पहले, फिर बाद में हम उन्हें चेंज करके उन वेटेजेस को फाइंड करना है हमने, जो कि हमें ऑप्टिमल वैल्यू दे, मतलब कि हमारा जिसमें लॉस सबसे ज़्यादा कम हो, ठीक है। अब हमारा टाइम इज अबाउट टू एंड। तो आई डोंट नो कि हम ये फिट, अच्छे काफ़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक हम इसको कल ही करेंगे। तो अब हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, तो हम इसको हम अच्छे से कल ही देखेंगे, ठीक है।
तो किसी का क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट में वो पूछ लें फिर। सर ये एपीआई में क्यों ले रहे हैं गिलास? एपीआई क्या करता है इसका? एपीआई का गिलास, मतलब क्या है? जी। देखें, अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने न्यूरल नेटवर्क बनाना है, वो आप numpy पे बना लें, ठीक है, स्क्रैच से। उसकी जो मैथमेटिक्स पीछे परफॉर्म हो रही है, जो कि हमने मैथमेटिक्स देखी भी है, तो अगर आप उस मैथमेटिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं खुद से, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट नो डाउट कि आप उसे यूज़ नहीं करेंगे, तो ऐसे हमें लाइब्रेरीज मिलती हैं जिनके एपीआईज होते हैं, ठीक है। उस लाइब्रेरीज में वो खुद ब खुद बैकएंड पे चीज़ें कंप्यूट कर रही होती हैं ऑलरेडी, हम बस उन्हें स्पेसिफाई करते हैं और प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है। अब देखें ना, हमारे पास एक बनी बनाई चीज़ पड़ी है, अब हम उसको खुद बनाने लगे हैं तो एक इसको बेवकूफ़ी कहेंगे। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दीज एपीआईज। यस सर, क्लियर। ठीक है। अच्छा सर हमजा, आप मुझे स्लैक पे मैसेज करेंगे? मेरी आवाज़ आ रही है? आप जब फ्री हो मुझे स्लैक पे मैसेज लाजमी कीजिएगा, ठीक है। हाँ सर जी सर, हमजा। आ रही है। हाँ ठीक सर है। मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे जी हैं। आपका, जी आपको कह रहा हूँ। सर स्लैक आई थिंक मेरे पास नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे ही जो है ना वो आपके मैसेज को कॉपी किया और जो है ना वो ज्वाइन की क्लास। अच्छा, आपने आई कोड गुरु ज्वाइन ही नहीं किया हुआ अभी तक? नहीं। आपको आई कोड गुरु ज्वाइन करना चाहिए लाजमी। अम, बस वो कुछ टाइमिंग का वो होता है, मुझे जो है ना वो मैं नहीं, आप कर रहा हूँ। स्लैक स्लैक ज्वाइन कर लें, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। अच्छा, मैंने आपको चैट हाँ में भेजा है पर्सनली नंबर अपना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आप उसको देख लें, मैं फिर मीटिंग एंड कर देता हूँ। थैंक यू सो हाँ मच। ठीक, थैंक यू सर। चलें ठीक है, आप भी अपने एंड पे इस एपीआई को देखिएगा, ठीक है, लाजमी। तो हमें इंशाल्लाह बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेट्स सी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन। हाफिज़ सर।